दोस्तों, ये जो हम लोग आपको ख़बर बता रहे हैं, इसमें कोई तस्वीर, कोई विजुअल नहीं है, क्योंकि आरोप ऐसा है, एक इंसान पर आरोप है, रेप का आरोप है, उसकी शक्ल हम लोग आपको नहीं दिखा सकते। 18 साल वो बदनामी की ज़िंदगी जिया है, तो इसकी सोशल मीडिया पर भी कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए इसकी कोई तस्वीर, कोई बाइट आपको नहीं सुनाई दी जाएगी। पर इस कहानी को, इस रिपोर्ट को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ये दिल पर चोट पहुँचाने वाली रिपोर्ट है। 18 साल तक रेपिस्ट कहलाता रहा, आखिरकार बिंदी बेचने वाले मोहम्मद कासिम को मिला इंसाफ। 18 साल बाद। नाम क्या? मोहम्मद कासिम। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, कानून के तहत शादी की। लड़की ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ आई है, लेकिन फिर भी आपको अपहरणकर्ता और बलात्कारी घोषित कर दिया जाए। ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो ये रिपोर्ट बता रही है। करीब 2 साल जेल में गुजारने पड़े और अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत 18 साल अदालतों के चक्कर काटते हुए निकल जाएं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है दिल्ली की गलियों में बिंदी बेचकर अपना परिवार चलाने वाले मोहम्मद कासिम की। 18 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद कासिम को अपहरण और दुष्कर्म के सभी आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर वो बेगुनाह था तो 18 साल तक आरोपी कौन था? और अगर अदालत को आज सच दिखाई दे गया तो 2004 में वो सच क्यों नहीं दिखा? ये कहानी शुरू होती है साल 2004 से। दिल्ली में रहने वाली एक हिंदू युवती और मोहम्मद कासिम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों के साथ रहने का फैसला किया। दोनों दिल्ली से पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे। वहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनकी शादी हुई। शादी का पंजीकरण भी हुआ। युवती ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो अपनी इच्छा से आई है। मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत भी उसने यही कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो कासिम के साथ रहना चाहती है। यानी शुरुआत से ही रिकॉर्ड पर मौजूद हर बयान कासिम के पक्ष में था। लेकिन इसके बाद कहानी अचानक बदल जाती है दोस्तों। परिवार और समाज का दबाव बढ़ता है और वही युवती अदालत में जाकर अपने पुराने बयानों से पलट जाती है। अब आरोप लगते हैं अपहरण, किडनैपिंग, बलात्कार, रेप और मोहम्मद कासिम को अपराधी बना दिया जाता है। फिर आता है साल 2008 में निचली अदालत उन्हें दोषी भी ठहरा देती है। एक ऐसा आदमी जिसे लड़की खुद अपना पति बता चुकी हो, वो अचानक रेपिस्ट घोषित कर दिया जाता है। कासिम करीब 2 साल जेल में रहा। उनकी पहचान, उनकी रोज़ी रोटी, उनका सम्मान, सब कुछ दांव पर लग गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। कासिम ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फिर शुरू हुई 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विमल कुमार यादव ने जब पूरे मामले को दोबारा देखा तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कोर्ट ने कहा कि युवती शुरुआती बयान हर पहलू में कासिम का समर्थन करते हुए है। अदालत ने मेडिकल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड और ऑसिफिकेशन टेस्ट का भी अध्ययन किया। इन दस्तावेज़ों से युवती की उम्र लगभग 18 वर्ष सामने आई। तो ये दावा भी कमज़ोर पड़ गया कि वो नाबालिग थी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक की यात्रा के दौरान युवती के पास कई मौके थे जहां वो शोर मचा सकती थी, मदद मांग सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। 2 महीने तक दोनों साथ रहे, फिर भी कहीं कोई शिकायत नहीं की गई। हाईकोर्ट ने साफ कहा, उपलब्ध परिस्थितियां ये दर्शाती हैं कि युवती अपनी इच्छा, अपनी मर्जी
और अपनी पसंद से कासिम के साथ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी आप समझिए, अदालत ने भारतीय समाज को लेकर की। जी हाँ, कोर्ट ने कहा भारत का समाज आज भी धर्म, जाति और सामाजिक विभाजनों से बटा हुआ है। जी हाँ, ऐसे माहौल में युवा प्रेमियों के लिए अपने साथी का चुनाव करना आसान नहीं रह जाता और एक अंतर धार्मिक विवाह को तो कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे कोई अपराध हो। कोर्ट ने माना कि युक्ति द्वारा बाद में बयान बदलना सामाजिक या पारिवारिक दबाव का परिणाम प्रतीक होता है। यानी अदालत ने पहली बार खुलकर माना कि समाज की सोच और परिवार का दबाव कभी कभी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल बरी कर देना पर्याप्त है? मोहम्मद कासिम की ज़िंदगी के 18 साल कौन लौटाएगा? और सबसे बड़ी बात, जो ये लोग केरला फाइल जैसी फिल्में बनाते हैं और ये पूरा दिखाते हैं कि इस तरह से हो रहा है, क्या ऐसी फिल्में, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे लेखकों पर भी कोई कार्रवाई होगी? किस सबूत, किस रिसर्च के आधार पर ये सब बना रहे हैं? अगर नहीं होगी तो फिर भी ये इंसाफ अधूरा होगा, क्योंकि फिर कोई कासिम पकड़ लिया जाएगा और फिर कोई लव जिहाद का केस चलने लगेगा। जी हाँ, उनकी जवानी कौन वापस करेगा जो अदालतों के चक्कर में गुजर रही हैं? उनकी रोज़ी रोटी का नुकसान कौन भरेगा? उनके माथे पर लगे किडनैपर और रेपिस्ट के दाग को कौन मिटाएगा? कासिम के वकील समर सिंह कछुआ कहते हैं कि ये 2 ऐसे युवाओं का मामला था जो अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने प्यार को अपराध साबित होने से बचाने के लिए 18 साल लड़ना पड़ा। कासिम का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के 1-2 महीने बाद ही युवती की शादी किसी और से कर दी गई। यानी एक परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने की कीमत किसी दूसरे इंसान की पूरी ज़िंदगी बन गई। दोस्तों, ये मामला सिर्फ मोहम्मद कासिम का नहीं है, ये मामला भारत की न्याय व्यवस्था, सामाजिक मानसिकता और अंतर धार्मिक रिश्तों को लेकर हमारे नज़रिए पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या किसी वयस्क महिला को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार वास्तव में है? क्या हम सोचते हैं कि महिला इतना भी नहीं सोच सकती कि उन्हें ये भी नहीं पता कि सामने वाला लड़के को जिसे वो पसंद कर रही हैं वो कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा क्रिमिनल है, फिर भी वो उसे पसंद कर रही हैं? क्या हम महिला की सोच पर आक्रमण कर रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि महिला सही डिसीज़न नहीं ले सकती? क्या हम ये समाज बना रहे हैं? या आज भी धर्म और जाति के नाम पर उसकी पसंद को अपराध बना दिया जाता है? 18 साल बाद अदालत ने मोहम्मद कासिम को बरी कर दिया, लेकिन ये फैसला एक और सवाल छोड़ गया। क्या भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था है जो वर्षों तक झूठे मुकदमों में फंसे रहने के बाद निर्दोष साबित होते हैं? और अगर नहीं, तो क्या सिर्फ बरी हो जाना ही इंसाफ कहलाएगा? या फिर असली इंसाफ तब होगा जब खोए हुए सालों, टूटे हुए सम्मान और बर्बाद हुई ज़िंदगी की भी कोई कीमत तय की जाएगी? आपकी राय क्या है? क्या मोहम्मद कासिम को सिर्फ बरी करना काफ़ी है या उन्हें मुआवजा और जवाबदेही भी मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक ऐसी खबर के साथ जो ना गोदी मीडिया दिखाएगा और ना बड़े बड़े अखबार दिखाएंगे। उसके लिए जुड़े रहें दास स्वतंत्र के साथ। नमस्कार।